लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मीडियम क्वेश्चन है लीड कोड का और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप रिकर्शन या आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की। तो अपन को दो स्ट्रिंग्स देके रखी है, text1 और text2। अपन को रिटर्न करनी है लेंथ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की। तो अगर आपको सब सीक्वेंस और सब अरे में डिफरेंस नहीं पता है तो सबसे पहले तो आपको वो पता करना चाहिए। मैं इन जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। सब अरेज क्या होता है? सब अरेज होता है या सब स्ट्रिंग्स क्या होता है? सब स्ट्रिंग्स होते हैं कि जो कंटिन्यूस पार्ट होती है कोई सी भी स्ट्रिंग की या कोई सी भी अरे की, वो होती है सब स्ट्रिंग या सब अरे। सब सीक्वेंस होती है जो नॉन कंटिन्यूस पार्ट होती है। दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि ऑर्डर दोनों में ही ज़रूरी होता है, कि ऑर्डर मेंटेन करना कंपलसरी होता है, चाहे वो कंटिन्यूस पार्ट हो या नॉन कंटिन्यूस पार्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ABCDE ले, इनने एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसकी एक सबसीक्वेंस बनेगी ACE। ये सबसीक्वेंस है, इसमें ऑर्डर जो ओरिजिनल ऑर्डर था वैसा ही सेम टू सेम ऑर्डर है। तो इनने ऑर्डर भी मेंटेन किया है एज वेल एज नॉन कंटिन्यूस भी है। तो सबसीक्वेंस कंटिन्यूस भी हो सकती है, नॉन कंटिन्यूस भी हो सकती है। एक और चीज़, ऑल सब अरेज आर सबसीक्वेंसेज बट नॉट ऑल सबसीक्वेंसेज आर सब अरेज। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई, क्वेश्चन समझ आ गया, सब सीक्वेंस समझ आ गया। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इनने अपन को 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं कि ABCDE है और ACE है। तो अपन को सब सीक्वेंस दोनों में कॉमन सब सीक्वेंस निकालनी है और ऐसी सब सीक्वेंस निकालनी है जिसकी लेंथ हो मैक्सिमम। तो फॉर एग्जाम्पल ACE है एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग है ABCDE। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आएगी ACE और अपन को रिटर्न करना है उसका साइज जो कि है 3। सिमिलरली अपन नीचे भी देखेंगे तो ABC और ABC दोनों ही कॉमन है, तो अपन ने 3 रिटर्न कर दिया। लास्ट में ABC है और DEF है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपन को रिटर्न करना है 0। समझ आ गया अपन को बहुत सारी चीज़ें। अपन को ऑल्सो अभी कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। अपन को दे रखा है n, जो कि होगा दोनों की दोनों स्ट्रिंग का साइज, वो होगा मैक्सिमम ऑफ 10⁻3। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अब अपन इसको समझते हैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो अपन कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो जैसे कि ये एक सस्ता सा एग्जांपल है अपन को जो देख के रखा है, मतलब ये बहुत इजी एग्जांपल है इनने जो देख के रखा है। द थिंग इज़ दैट इनने मोस्ट प्रोबेबली लीड कोड वाले यही करते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स ही देते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जिससे आपको खुद का दिमाग दौड़ा के कुछ नए टेस्ट केसेस लिखने पड़े और आप उससे समझ पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बहुत इजी है। लेट्स से अगर अपन सिर्फ अभी पॉइंटर्स बना देते हैं अपन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है I पॉइंटर, ये है J पॉइंटर, दोनों के दोनों इक्वल है। अपन ने क्या किया, दोनों को अब आगे बढ़ा देंगे। दोनों के दोनों इक्वल है मतलब अपन को एक चीज़ मिल गई है जो कि कॉमन, तो अपन ने J को भी आगे बढ़ा दिया, अपन ने I को भी आगे बढ़ा दिया। इक्वल है नहीं है, दोनों को बढ़ा दो आगे या किसी एक को बढ़ा दो आगे, या तो अपन दोनों को बढ़ा सकते हैं या किसी एक को बढ़ा सकते हैं। लेट्स से मैंने B वाले को आगे बढ़ा दिया है, ये वाला पॉइंटर अभी यहीं पे ही है, तो अपन दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं चाहता तो इसको आगे बढ़ा देता और इसको यहीं रहने देता। तो अपन को दोनों के दोनों काम करके ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन से किसको आगे बढ़ाने से मुझे कब आंसर मिलेगा। तो अभी ऑप्टिमली तरीके से अगर अपन देखें तो अपन को ये वाले I वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाया तो अपन को ये कॉमन मिल गया था, अब मिल गया ये कॉमन, फिर अपन ने वापस से इसको और इसको दोनों को आगे बढ़ा दिया है। एक और चीज़, अपन को अगर कुछ चीज़ कॉमन मिल जाए तो अपन को दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरी है ACCE और दूसरी है सिर्फ ACE, है ना। तो कोई ऐसा कर सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है ना। अभी मैं थोड़ा प्रोग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है, तो फिर क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने दोनों को आगे बढ़ा दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, और मुझे मिल गई है एक कॉमन वर्ड जो कि है A, तो उसकी लेंथ हो गई है 1। ठीक है, मतलब मुझे एक कॉमन वर्ड मिल गया अभी तक। टोटल लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालनी थी, उसमें एक कॉमन कैरेक्टर मिल गया है। अब मुझे फिर से ये मिला है, तो अब अगर मैं सिर्फ इसको आगे बढ़ाऊँ और इसको आगे नहीं बढ़ाऊँ तो क्या होगा, मैंने इससे तो एक काउंट बढ़ा दिया है, इन दोनों से एक काउंट बढ़ा दिया है। अब वापस से अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो गलत बात है ना, क्योंकि अपन ने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो जब जब अपन जिस जिसको इंक्लूड करते जाएंगे अपन उसको तो आगे बढ़ाना ही है। चलो ठीक है, ये वाली चीज़ भी अपन को समझ आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आगे काम आएगी, फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, अब अपन आगे समझते हैं। अपन ने ये देख लिया, A कॉमन है, C कॉमन है, D पे आए, D कुछ काम का नहीं है, E पे आए, E कॉमन है, बात खत्म।
ठीक है, बात खत्म। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1, पर ये बहुत कम कन्फ्यूजिंग था। अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लेते हैं 2 केसेस को, ABCDE के साथ। एक बार इसको देखते हैं और एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा ना, ए, दोनों में ही सबसे पहले ए तो आ ही जाएगा, दोनों में ही सबसे पहले ए आ जाएगा। डी, अगर मैं ये वाला डी लेता हूँ, है ना, देखो बी तो मुझे मिला ही नहीं ना अभी, मुझे जस्ट बाद में सब सीक्वेंस के हिसाब से मुझे जस्ट बाद में डी मिल रहा है। तो मैंने लेट्स से इसमें भी डी ले लिया और इसमें भी डी ले लिया, ठीक है। ई, इसमें भी ई ले लिया, इसमें भी ले लिया। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों से मेरे को टोटल साइज 3 जनरेट हो रहा है, टोटल साइज 3 जनरेट हो रहा है। बट ऊपर वाली स्ट्रिंग के लिए आंसर अपना 3 नहीं है, ऊपर वाली स्ट्रिंग के लिए अपना आंसर कुछ और है। अब वो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि अपन को ए को तो लेना है पर डी को नहीं लेना है ना। ए को तो लेना है, डी को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में है BCDE, ये अपन को टोटल 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग ला के देगा और ये है अपना आंसर। तो आप देख सकते हो कि कभी कभार अपन को कुछ कैरेक्टर्स को स्किप भी करना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टर्स को अपन को स्किप भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी था तो इसको अपन को स्किप करना पड़ेगा, भले से ये अपने पहली स्ट्रिंग में कॉमन है। और इस फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपन को डी को स्किप नहीं करना था क्योंकि यही अपना आंसर बनाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी किसको स्किप करना है, कभी किसको स्किप नहीं करना है। कभी कोई अपने आंसर का पार्ट हो सकता है, कभी कोई अपने आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ डिसाइड करना थोड़ी सी हो जाती है डिफिकल्ट। अब सबसे पहले तो अपन इसको करेंगे रिकर्शन से सॉल्व, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना पड़ेगा, कभी अपन को आई को स्किप करना पड़ेगा, मतलब इसका एक कैरेक्टर स्किप करना पड़ेगा, कभी अपन को इसका एक कैरेक्टर स्किप करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कभी दोनों के दोनों कैरेक्टर स्किप करने पड़ जाए अपन को, है ना। तो वो किस केस में होगा, देखो मैं एक चीज़ तो अभी क्लियर बता देता हूँ। ऐसा अपन को दोनों के दोनों कैरेक्टर अपन तभी स्किप करेंगे जब अपन ने उस कैरेक्टर को अपने आंसर में इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं करेंगे अगर वो कैरेक्टर को अपन ने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया है और दोनों को स्किप कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी मैं समझाता हूँ। अपन वही करें, अपन एक रिकर्सिव कोड लिखे और उसके अंदर अपन प्रिंट कर दें। ड्राई रन करने का बेस्ट तरीका होता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन को बनाना है एक रिकर्सिव फंक्शन जो अपन को वैल्यू आके देगा f, ठीक है। और अपन को इसके अंदर i पॉइंटर और j पॉइंटर का ध्यान रखना है। तो int i, int j, और अपन को इसके अंदर स्ट्रिंग भी देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग एंड text1। एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के आगे एंड लगाया है, मतलब मैं स्ट्रिंग का पॉइंटर आगे स्ट्रिंग का पॉइंटर पास कर रहा हूँ, ना कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ये और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत अंतर आ जाता है। अगर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ और अगर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, इन दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत अंतर आ जाता है। अगर मैंने एंड लगाया तो मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कम। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि आगे जो भी फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कॉल किया है ना, आई को दे दिया 0, जे को दे दिया 0 और यहाँ पे मैंने text1 दे दिया है। तो अगर यहाँ पे एंड लगाया ना तो ये सिर्फ उसका पॉइंटर पास करेगा, पर अगर मैंने एंड नहीं लगाया है तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी करेगा। और स्ट्रिंग कॉपी करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। तो हर कॉल पे एक्स्ट्रा बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी अगर मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं लगाया है। तो अगर मैं इसको बाय एड्रेस पास नहीं कर रहा हूँ तो, ठीक है। अगर आप DA से पढ़ रहे हो तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ कर दी मैंने, text1 text2 दोनों के दोनों को लिख दिया है। ऑल्सो अपन को आंसर स्टोर करना है, तो अपन एक काम करते हैं कि int i int j के बाद में अपन यहाँ पे int sum, ठीक है, या int count या int length, अभी तक जो भी मैक्सिमम अपनी लेंथ बनी है वो यहीं पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले इनिशियली तो अपना काउंट 0 ही होगा। अपन को पास करना है text1 के लिए, ऑल्सो अपन को पास करना है text2 के लिए। तो यहाँ पे text1 text2, ये रिकर्सिव कॉल है, बहुत सिंपल होगी। अपन एक एक करके समझते जाते हैं क्या कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो अपन लिखते हैं बेस केस। बेस केस क्या हो सकता है कि अगर मेरा आई पॉइंटर जो है वो text1 के एंड तक चले गया है, मतलब कि text1 के साइज़ के इक्वल हो गया है, या मेरा जे पॉइंटर जो है वो हो गया है text2 के साइज़ के इक्वल। तो इस केस में अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिटर्न 0, कि मुझे अब आगे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, मैं मेरे स्ट्रिंग के ही बाहर आ गया हूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल ही नहीं सकता है। इस केस में अपन कर देंगे रिटर्न 0। एक केस बनेगा कि जब जो भी text1 है, जैसे text1 का आई पॉइंटर इक्वल्स टू text2 का जे पॉइंटर है, ठीक है। इस केस में अपन को क्या करना चाहिए, ऑलराइट अपन समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना मैं रिकर्सन कॉल कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री पे, और यहाँ पे मेरा बी, मैं लेट्स से बी वाले पॉइंटर पे आ गया हूँ और ये दोनों इक्वल है।
तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को टोटल 3 आंसर निकालने पड़ेंगे और मुझे देखना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 3 क्या आएगा। अब बेस्ट ऑफ 3 में क्या क्या आएगा, लेट्स से मैंने एक बार क्या किया, एक बार में क्या किया, दोनों को इंक्लूड कर लिया है। अगर मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया तो मुझे मेरा नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इसके लिए और इसके लिए, और मेरा काउंट +1 हो जाएगा। ठीक है, ए बी या ठीक है ओके। और आपको इस केस में अपन को पता है कि अपन को यहाँ पे ये वाले बी को इंक्लूड नहीं करना था। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, अपन एक एक करके सारे केसेस देख लेते हैं। वेट 1 सेकेंड, सबसे पहले तो मैं ये ट्री हटा देता हूँ अभी के लिए, या कंट्रोल भी कर देता हूँ। हाँ, दिस इज बेटर। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से अपने पास ये टोटल 3 स्ट्रिंग्स है या 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। एक में क्या कर रहे हैं अपन, दोनों के दोनों बी को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। एक में क्या कर रहे हैं, मैंने ये वाला बी स्किप कर दिया है, मैं डायरेक्टली सी पे आ गया हूँ, है ना, और ये वाला यहीं पे है। एक में क्या किया है, मैंने ये वाले बी पे यहीं पे हूँ, बट मैंने ये वाला बी स्किप कर दिया है। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, ए बी, हाँ ठीक है, ऑल राइट, मैं इसमें बी पे आ गया हूँ। ठीक है, तो इन तीनों में से अपना कुछ भी आंसर हो सकता है। अब क्या होगा, जिसमें मैंने ये वाले बी पे हूँ, नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा इस सी के लिए और इस सी के लिए। ठीक है, इस सी के लिए और इस सी के लिए। इसमें नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा इस डी के लिए और इसके लिए। हाँ, इन तीनों चीज़ों में बस एक ही चीज़ चेंज है कि इसके अंदर अपन को एक कैरेक्टर कॉमन मिल गया था। इन दोनों के अंदर जब अपन ने किया स्किप तब अपन को कोई कैरेक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से अपना काउंट 1 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा और यहाँ से भी नहीं होगा। ये इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट कॉल यहाँ से होगा, इसमें नेक्स्ट कॉल यहाँ से होगा। कुछ केसेस में ये चीज़ फ़ायदेमंद है, जैसे कि इस केस में भी ये चीज़ फ़ायदेमंद ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्किपिंग मेथड में यूज़ कर रहा हूँ वो काम की नहीं है। यहाँ पे मुझे वेट अ सेकेंड, ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर मैं कुछ कॉल पहले जाऊँ, अगर कभी मेरा ये सिनेरियो बनता कि मैं ये वाले डी पे हूँ और ये वाले डी पे हूँ, तब मुझे इंक्लूड नहीं करना था। बट इस केस में ये वाला केस अपना ऑप्टिमल रहेगा, ये वाला केस अपन को आंसर ला के देगा, ये दोनों के दोनों केस अपन को आंसर ला के नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ अपन को समझ आ गई है। कभी कभार हो सकता है कि ये अपन को आंसर नहीं भी ला के दे, अपन सारे के सारे केसेस देखेंगे। अगर आपको इतना सा भी डाउट हो ना कि यार ये कर रहे जो अपन चीज़ें फ़ायदेमंद है कि नहीं, अपन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने क्या किया है, अगर दोनों के दोनों है इक्वल, अगर दोनों के दोनों है इक्वल, मतलब कि फॉर एग्जांपल अपन इस केस में अगर ये बी और ये बी है इक्वल, तो अपनी एक आंसर की पॉसिबिलिटी हो गई है कि आंसर हो सकता है। तो लेट्स से अपन ने स्टार्टिंग में ले लिया इंट आंसर इक्वल्स टू 0, अपने एक आंसर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि अपना आंसर हो जाएगा, जो भी अपना आंसर है वो हो जाएगा फंक्शन कॉल। अपन ने आई को एक पॉइंटर बढ़ा दिया, जे को एक पॉइंटर बढ़ा दिया, लेंथ को +1 कर दिया, जो अभी भी करंट लेंथ थी, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी हो सकती है अपन को, तो वो तो यहाँ से आ रही है। ठीक है, लेंथ को अपन ने इंक्रीज कर दिया है। ऑल्सो text1 और text2 को अपन को ऐसे कैसे भेजना है, text2 को ऐसे कैसे भेजना है, अपन ने वो काम भी कर दिया। ऑलराइट, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर अपन को 2 फंक्शन कॉल तो डेफिनेटली करना ही है हर केस में, वो है कि या तो मैं आई पॉइंटर बढ़ाऊँ या तो मैं सिर्फ जे पॉइंटर बढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, एक में क्या कर रहा हूँ मैं आई पॉइंटर बढ़ा रहा हूँ, तो आंसर कॉमा एफ ऑफ i+1 कॉमा जे कॉमा लेंथ। अगर मैं सिर्फ आई पॉइंटर बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सेम कैरेक्टर है भी तो भी मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, मैं मेरा आंसर का पार्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उसको सिंपली। ठीक है, ये चीज़ अपन को आ गई है समझ में। ऑल राइट, कॉमा लेंथ, इसके आगे अपन को लिखना है text1 कॉमा text2, सिंपल एज दैट। एक और, इसके अंदर अपन सिर्फ जे पॉइंटर बढ़ाएंगे। अपन ने इन तीनों केसेस में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है अपन को सिंपली उसको करना है रिटर्न, एफ ऑफ रिटर्न आंसर, सिंपल एज दैट। और यहाँ पे भी अपन को इस फंक्शन कॉल को करना है रिटर्न। अपन रन करके देख लेते हैं। तो अपन ने बेसिकली बेस केस में गड़बड़ी कर दी है। जब भी अपन साइज़ के बाहर आ रहे हैं, अपन ने बेसिकली ये लेंथ को बना तो लिया, अपन लेंथ को इंक्रीज़ भी करते जा रहे हैं, बट अपन ने कभी भी लेंथ को रिटर्न किया ही नहीं है। तो बेस केस में अपन को यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देनी है लेंथ को, तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं लेंथ को। ठीक है, ऑल राइट। तो अब देख सकते हैं अपन इसका ड्राई रन,
ठीक है, तो अपन केस 1 पे जाते हैं अगर, और इसमें कहीं पे व्यू रॉ का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अपने पास सब कुछ है कि लेट्स से 4 अपन अगर सबसे नीचे से जाए आई गेस, तो 0 इंडेक्स पे 1 है, 0 इंडेक्स पे ए है, जब तब अपना आंसर आ रहा है 3। ऐसे करके अपने पास ये बेसिकली एक पूरा ग्राफ भी आ गया है। अपन चाहे तो इससे समझ सकते हैं, बट रिकर्शन में ऑब्वियसली ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है ग्राफ, ठीक है। ये चीज़ तो अपन को समझ में आ गई है, अपन या डेफिनेटली। सो ये चीज़ है रिकर्शन से एकदम सही। अगर अपन इसको हटाए अभी के लिए और अपन इसको कर दे रन या सबमिट करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपना ये सही होना चाहिए, तभी अपन जा सकते हैं डीपी पे। तो इसको मैंने रन किया है और इसको सबमिट किया है। तो ठीक है, सबमिट पे अपन को आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड, जो कि एकदम सही है। टाइम लिमिट एक्सीडेड ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अपना रिकर्शन वाला कोड एकदम सही है। अब अपन इसको डीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन इसको अगर ध्यान से देखें तो अपन सिर्फ 3 चीज़ें कर रहे हैं। अगर दोनों के दोनों इक्वल है, अगर दोनों के दोनों कैरेक्टर इक्वल है, तो अपन क्या कर रहे हैं, i+1 j+1 से एक आंसर ले रहे हैं, जो भी आंसर था वहाँ का मैक्सिमम, और उसके अंदर अपन खुद का कैरेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। या तो अपन ये कर रहे हैं, या तो अपन क्या कर रहे हैं कि एक टेक्स्ट बढ़ाओ, मतलब एक पॉइंटर को बढ़ाओ, या तो जे पॉइंटर को बढ़ाओ, बस। अपन को ये 3 चीज़ें ही आंसर ला के दे सकती है। अब इसको अपन अगर डीपी में समझें तो इसको अपन समझते हैं अब सबसे पहले डीपी के एग्जाम्पल से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक अपना है डीपी, ठीक है, ये अपना है डीपी। अब यहाँ पे कैसे वर्क करेगा पूरा का पूरा, तो लेट्स से कि मेरे यहाँ पे सारे के सारे स्टोर्ड है जीरोस, यहाँ पे सारे के सारे जीरो स्टोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपन इसमें नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि अब अपन ने जैसे रिकर्शन किया है ना, उस हिसाब से अपन अगर करें तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना ही बेनिफिशियल है। जैसे अगर ई और ई है तो यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन बनते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या है कि या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं ये लूँ, या तो मैं ये लूँ, है ना, मैक्सिमम ऑफ ये, या तो अगर ई और ई इक्वल है तो मैं ये लूँ। तो क्या ई और ई इक्वल है? हाँ, ई और ई इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, ये +1। इन तीनों में से मैक्सिमम तो यही आ रहा है अभी, 1, ठीक है। ये अगर मैं डायगोनली ले रहा हूँ तो मुझे उसमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैरेक्टर से इक्वल है, ठीक है। तो अभी तक सही भी है कि ई और ई में मैक्सिमम सबस्ट्रिंग की लेंथ होगी 1, तो ये चीज़ भी एकदम करेक्ट आ गई, ठीक है। ऑल राइट, सिंपली अगर अगेन मैं डी और ई के लिए देखूँ, डी और ई के लिए देखूँ, तो मैक्सिमम ऑफ ये या मैक्सिमम ऑफ ये, तो ये आ जाएगा 1। सी के लिए भी मैक्सिमम ऑफ ये या ये आ जाएगा 1, ये या ये आ जाएगा 1। अब इस ई के लिए 2 ऑप्शंस है, या तो मैं ये लूँ या तो मैं ये लूँ, है ना। अगर मैं नीचे वाला लेता हूँ, अगर मैं नीचे वाला ले रहा हूँ मतलब कि मैं इस ई को कंसिडर कर रहा हूँ इस ई के साथ, पर अगर मैं डायगोनली वाला ले रहा हूँ, अगर मैं डायगोनली वाला ले रहा हूँ मतलब मैं इस ई को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। मैं अगर कुछ भी लूँ, मेरा मैक्सिमम इस केस में 1 ही आएगा। मैक्सिमम 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये या तो फिर 0+1, अपने पास ये एक ऑप्शन भी है, तो ये भी आ गया अपना 1। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स या डायगोनली तो इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो इसमें भी आ गया 1, इसमें भी आ गया 1। अगर मैं सिंपली यहाँ पे भी देखूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 1 1। अपन ऐसे करके अपनी पूरी की पूरी डीपी बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरे रिकर्शन कॉल है। अपने रिकर्शन कॉल क्या थे? f ऑफ i+1, j, है ना, बस। ये अपने मैक्सिमम निकाल रहे हैं अपन, मैक्सिमम ऑफ दिस 3 थिंग्स, या f ऑफ i, j+1, बस। और एक अगर दोनों के दोनों कैरेक्टर है इक्वल, तो उस केस में f ऑफ i+1, j+1 +1, ये बन रहे थे अपने तीनों के तीनों केसेस। और ये वाला केस इसलिए था क्योंकि अगर दोनों के दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो मुझे उस कैरेक्टर को अपने आंसर में लेना है, ठीक है। ये चीज़ भी अपन को समझ में आ गई। यहाँ पे क्या ये डी और ये डी इक्वल है? हाँ, इक्वल है। अपने पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ ये लूँ, या तो मैं सिर्फ ये लूँ। ये दोनों क्या क्या है? 1, या तो मैं 1 लूँ, या तो मैं 1 लूँ, या तो मैं ये वाले 1 के साथ खुद के कैरेक्टर को लूँ। वो लेता हूँ तो 2, मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि मेरे पास आ सकता है 2, मैंने ले लिया 2। सिमिलरली मैं ऊपर गया, मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैं किसको लूँ, तो ऑब्वियसली नीचे वाले ऑप्शन को लूँगा, नीचे वाले ऑप्शन को लूँगा, नीचे वाले ऑप्शन को लूँगा।
यहाँ पे दोनों के दोनों डी इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नीचे से लूँ, अगर मैं नीचे से ले रहा हूँ मतलब कि मैं ये वाला डी को कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को ले रहा हूँ मतलब मैं खुद को इसके साथ कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि इस केस में मेरा आंसर हो जाता ए डी ई, है ना, ये ए ये डी ये ई, ये ए ये डी ये ई, और यहाँ से मेरा आंसर ऑब्वियसली गलत आता। ठीक है, तो मैं अभी किसी को भी कंसिडर कर सकता हूँ, मेरा आंसर दोनों केस में आएगा 2, यहाँ पे तो आ गया मेरा आंसर 2, या तो मैं ये लूँ या तो मैं डायगोनली +1 करके लूँ। ठीक है, ए के साथ मैं नीचे वाला ही लूँगा, तो ये डी वाला यहाँ पे भी 2 2 2 आ गया, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ सी पे, सी कैरेक्टर इक्वल है, तो मैं या तो नीचे से लूँ या मैं इधर से लूँ या तो मैं इसको +1 करके लूँ, तो ये आ गया 3, है ना, ये भी 3 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 एंड ये भी 3, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या बी और बी इक्वल है? हाँ, बी और बी इक्वल है, तो 3 + 1 4, ये 4 ये 4 सिमिलरली ये 4 सिमिलरली ये 4। क्या ए और ई इक्वल है? नहीं, तो ये 4। क्या डी और ए इक्वल है? नहीं, तो 4। क्या ए और ए इक्वल है? हाँ, ए और ए इक्वल है, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं? या तो मैं ये लूँ या तो मैं ये लूँ या तो मैं ये लूँ +1 के साथ, तो मैं क्या लूँगा, जस्ट जो डायगोनल नीचे है उसको +1 के साथ लूँगा, तो यहाँ पे आ गया 5, और मेरा आंसर है इस क्वेश्चन में 5। ये ए और ए पे जो भी मेरा आंसर आएगा वो यहाँ पे मैक्सिमम ही आएगा, तो मेरा आंसर आ रहा है 5। ये है अपना डीपी वाला। अगर अपन केस 4 देखें जिसमें अपन ने लिखा था, तो यहाँ पे अपना आंसर भी 5 ही आ रहा है रिकर्शन से। अब अपन को सेम चीज़ डीपी से सॉल्व करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिकर्शन वाला कोड हटा देते हैं। ये फंक्शन हटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये चीज़ अपन ने ट्राई करी थी रिकर्शन से। अब अपन बात करते हैं डीपी की, तो डीपी में क्या करना है, सबसे पहले अपन दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं। int n = text1.size, int m = text2.size। अगर आप अपने डीपी वाले केस पे जाते हैं, एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, वो है यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना। अगर अपन अपने डीपी वाले केस पे जाते हैं तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लास्ट में एक और रो 0 की ली थी, है ना। ये चीज़ ज़रूरी थी क्योंकि इस लास्ट रो को अगर नीचे वाले से कंपेयर करना है या अगर इसको नीचे या साइड वाले से कंपेयर करना है तो इसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कंपेयर करना। अगर यहाँ पे एक रो 0 की एग्जिस्ट करेगी तो ये बॉर्डर है जो कि अपन को बेस केस से बचाएगी, है ना। तो दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, जो अपन अपना वेक्टर बनाएंगे, 2D वेक्टर बनाएंगे या 2D डीपी बनाएंगे, तो वेक्टर ऑफ इंट डीपी बनाएंगे, जो उसको अपन एक साइज ज़्यादा देंगे, m+1, है ना, m+1 रोज दे दी। अब कॉलम्स अपन देंगे इसको नया वेक्टर ऑफ इंट, जिसको अपन देंगे m+1 रोज या m+1 कॉलम्स, तो m+1 रोज m+1 कॉलम्स, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अपन को करना है पूरी की पूरी डीपी ट्रैवर्स करनी है। ठीक है, ऑलराइट, तो अपन करते हैं फॉर इंट, अपन को रिवर्स ट्रैवर्स करनी है ना। फॉर इंट i = n-1 पे अपन सबसे पहले n-1 पे, फॉर i = n-1 i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड -i। ये अपन ने चला दी रिवर्स फॉर लूप। इसके अंदर अपन को एक और नेस्टेड रिवर्स फॉर लूप चलानी है j के लिए। फॉर इंट j = m-1 होगी एंड j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 -j, सिंपल एज दैट। ये वाली चीज़ भी अपन ने कर दी। अब अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली चेक करना है कि i और j इक्वल है कि नहीं है। अपन ले लेते हैं एक इंट आंसर जो कि है 0, ये वाला केस, इंट आंसर जो कि है 0। अगेन अगर इन दोनों का ये इक्वल है तो क्या कर देंगे अपन, सिंपल अपन को कॉपी पेस्ट करना है मैक्सिमम चीज़ें। अगर अपन ने रिकर्शन कर लिया तो आप देखो कितनी सिमिलर चीज़ें पड़ेगी। अपन को क्या करना है, अगर टेक्स्ट 1 का i और टेक्स्ट 2 का j इक्वल है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इस केस में ये हो रहा था i+1 j+1 लेंथ +1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखते हैं अपन क्या हो जाएगा। इस केस में अपना आंसर हो जाएगा या डायगोनली, अपन डायगोनली लेते हैं अभी, ठीक है। तो डायगोनली मतलब कि dp ऑफ i+1 एंड j+1, देखो यही काम किया अपन ने, i+1 j+1 और लेंथ को +1 कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे आंसर को भी +1 कर दो। ठीक है, अब अपने दो केसेस हो रहे हैं, ये मैक्सिमम वाले, तो अब क्या कर देते हैं अपन, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा dp ऑफ i+1 एंड j। ये वाला केस हो गया, i+1 j, यहाँ पे लेंथ सेम है, मतलब अपन ने अपने आंसर को बढ़ाया नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे i एंड j+1, सिंपल एज दैट। ये अपनी नेस्टेड फॉर लूप हो गई खत्म, पूरा डीपी का काम हो गया इसमें। अब अगर अपन इसके बाद में करते हैं यहाँ पे
रिटर्न आंसर ऑफ 0,0, दिस वुड बी आवर आंसर। ठीक है, इसको रन करते हैं अपन। और मैंने इसको गलती से आंसर लिख दिया, अपन को इसको लिखना है डीपी। और अपन ने एक और चीज़ नहीं करी है, आंसर को स्टोर नहीं किया। देखो रॉन्ग आंसर आंसर पहले ही अपन ने नोटिस कर लिया कि अपन ने आंसर को स्टोर नहीं किया। आंसर को कहाँ स्टोर करना है? डीपी ऑफ आई कॉमा जे में। एट द एंड जो भी आंसर मैक्सिमम आएगा डीपी ऑफ आई कॉमा जे के अंदर मैं उसको कर दूंगा स्टोर, है ना, आंसर। चलो ये चीज़ भी कर लिया अपन ने टाइम पे ही। और रॉन्ग आंसर आ रहा है अभी भी। आंसर ये आंसर टेक्स्ट ऑफ आई टेक्स्ट ऑफ जे अभी 0 आ रहा है। वेट अ सेकेंड, अपन ने फिर से कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी होगी आई कॉमा जे पे। ऑलराइट, ये अपन ने यहाँ पे माइनस लिख दिया गलती से इक्वल्स टू की जगह, तो दैट वाज आवर मिस्टेक। ठीक है, लाइक यही होता है जब बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहो तो अपन बहुत जल्दी जल्दी अपनी मिस्टेक्स कैच करने लग जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी माइनस लिखा था, मेरे लॉजिक में कुछ गलती नहीं था, बट ये टाइपिंग एरर था, राइट। तो दैट वाज इट, ये आ गया है। सबमिट करने से पहले अपन एक और चीज़ करते हैं, अपन अपनी डीपी प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए। फॉर ऑटो आई इन लेट्स से डीपी, फॉर ऑटो जे इन आई, सी आउट आई विथ अ स्पेस, सी आउट एंड एल, इससे अपन अपने प्रिंट कर देंगे डीपी। ठीक है, लेट्स सी आर डीपी। कुछ गड़बड़ी कर दी है। और एट सी आउट आई नहीं, सी आउट जे। ओके, नाउ दिस शुड वर्क। ऑलराइट, तो ये अपनी आ गई है डीपी। तो ये ए बी सी डी ई के केस में देख लो आप, जैसे है ना, इस केस में देख लो, इस केस में देख लो और इस केस में देख लो। हर केस में अपन को डीपी का मतलब भी पता होना चाहिए। हर केस में अपन को डीपी का मतलब पता होना चाहिए। तो अपन डीपी का मतलब पता करते हैं सबसे पहले कि किसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसका मतलब है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ए डी ई बी सी डी ई कंसिडर किया है और राइट हैंड साइड से सिर्फ ई कंसिडर किया है। तो अगर इन दोनों स्ट्रिंग्स में मैं देखूँ तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, ये वाला आंसर देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ डी ई बी सी डी ई स्ट्रिंग, है ना, इधर से ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ और इधर से कंसिडर कर रहा हूँ ए बी सी डी ई स्ट्रिंग। तो इन दोनों के अंदर मेरा आंसर देखो 4 ही आएगा। इन दोनों के अंदर मेरा आंसर 4 ही आएगा। तो हर किसी के 0th कॉलम पे या 0th रो पे अपन को उसका पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। और यहाँ पे अपन ने दोनों की दोनों पूरी की पूरी स्ट्रिंग कंसिडर करी तो अपन को उसका आंसर मिल गया है। तो डीपी का मतलब ये भी होता है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। और हर एक पर्टिकुलर ये वाला आंसर्स भी, ये सब आंसर्स बोल सकते हैं अपन, ये भी करेक्ट आ रहा है। तो ये है डीपी। अगर अपन इसको सबमिट कर देंगे तो दिस वुड बी फाइन। ऑल्सो मैं मेरी एक गलती बताना चाहता हूँ पूरी, है ना, पुरानी गलती बताना चाहता हूँ जो कि मैं रिकर्शन में कर रहा था। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, आना ही था, क्योंकि अपन ने क्या किया है, ये वाली फॉर लूप को कमिट नहीं किया है जिसके अंदर अपन प्रिंट कर रहे हैं, इसके कारण आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड। चलो ठीक है, ये हो जाए सबमिट। फिर अब मैं मेरी एक गलती बताता हूँ जो मैं रिकर्शन के केस में कर रहा था। वो क्या थी कि सबसे पहले मैं जो कर रहा था मेरे रिकर्शन के केस में, वो था कि मैं ना टोटल 4 कॉल कर रहा था, चाहे इक्वल हो या नहीं हो, मैं स्टिल क्या कर रहा था, i+1 और j+1 पे कॉल कर रहा था। ये वाले केस में i+1 और j+1 पे कॉल कर रहा था, जबकि ये वाला केस होना ही नहीं चाहिए। अगर इक्वल हो तो ही अपन को कॉल करना है। अगर अपन इसमें देखेंगे ऊपर जाके तो मैं 9th टेस्ट केस में ही फेल हो रहा था रिकर्शन में। बट जब मैंने इसको सुधारा, मैंने इसको आई गेस यहाँ पे सुधार दिया था, तब देखो मेरे 15 टेस्ट केस में फेल हो रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने रिकर्शन में इवन तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, बट स्टिल मैंने मेरे लॉजिक को सुधारा, है ना। एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आप भी समझो कि मेरी वो गलती थी, तो आप भी अभी समझ सकते हो कि वो वाली गलती हो सकती है। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, तो मेरे को समझ आया कि नहीं, मेरे को एक ही चीज़ इंक्लूड, जब मेरे दोनों के दोनों कैरेक्टर सेम हो तभी मुझे दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना है। जब सेम नहीं हो तो आगे बढ़ाने का सेंस ही नहीं कुछ भी, क्योंकि क्या होगा ना, ये दोनों के दोनों उस केस को ले ही लेंगे पॉसिबिलिटी में। मेरा कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली दोनों को आगे बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर i+1 और j+1 कर रहा हूँ तो वो करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों?
क्योंकि लेट्स से मैंने एक केस में क्या किया है, i+1 कर दिया है, एक मेरे फंक्शन कॉल में मैंने i+1 कॉल कर दिया है, तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल में ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ j+1 करे, है ना। स्टिल समझ नहीं आ रहा है? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर लेट्स से मैंने ये कॉल किया है तो मेरा i+1 हो गया, नेक्स्ट फंक्शन कॉल में अगर उसने सिर्फ j को प्लस कर दिया है तो मेरा ऑटोमेटिकली वो वाला केस हैंडल हो ही गया कि जिसमें सिर्फ i+1 और सिर्फ j+1 हो रहा है, ठीक है। वो इन द ग्राफ ऑटोमेटिकली वो केस आ ही जाएगा, तो अपन को ये चीज़ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट ड्यू टू अपन यहाँ पे काउंट इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए अपन ने इसको सेपरेटली लिखा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये है अपना डीपी का कोड। ऑल्सो इट वुड बी बेटर फॉर यू एज वेल कि आप अपनी डीपी को प्रिंट करो और उसको काफ़ी अच्छे से समझो। कुछ भी डाउट आपको इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड थैंक यू एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।